हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूं। हम बात कर रहे हैं ITR 3 की, और ITR 3 के आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं CSC सेंटर, बैंक मित्रा, इस टाइप के अगर कोई भी प्रोफेशन वाले पर्सन्स हैं जो CSC सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर्सन्स की इनकम के हिसाब से कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उनकी इनकम किस तरह से शो करनी चाहिए, CSC सेंटर क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, और साथ में अगर कोई कैपिटल गेन है, साथ में कोई सैलरी इनकम है, तो इन सब को ITR के अंदर किस तरह से शो किया जाएगा, यह सब आज हम प्रैक्टिकल क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर कवर करने वाला हम। अगर आप किसी भी CSC सेंटर की या फिर अगर आप किसी भी पर्सन का सैलरी, बिजनेस और कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस के साथ में अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर CSC सेंटर्स होते क्या हैं। देखो ध्यान से समझो। CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, उनका काम क्या होता है सर? उनका काम होता है कि लोगों को, जो लोग उनके पास में आते हैं, उन लोगों से कैश लेके किसी और पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, या फिर किसी और पर्सन के अकाउंट में पैसे लेके उनको कैश विड्रॉल करके देना। ध्यान से समझना, मैं विद एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम सर एक सिटी में रहता है, और उसको अगर कैश विड्रॉल करना है या सर कैश चाहिए, तो वो कहां जाएगा सर? ATM जाएगा, और ATM से अपना कैश विड्रॉल कर लेगा। अगर उसे किसी को, फ्रेंड्स को या फिर उसके मदर या फादर्स, किसी को भी पैसे भेजने हैं, उसको किसी को पैसे भेजने, तो वो क्या करेगा सर? अपने फोन पे, गूगल पे से वो क्या कर लेगा? पैसे भेज सेंड कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन आ रहा है कि जिसको फोन पे, गूगल पे उसके अकाउंट में नहीं है, या फिर सामने वाले पर्सन जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वहां पर भी कोई भी सर पैसा विड्रॉल करने के लिए कोई भी उनके पास में ऑप्शन नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे सिटीज के अंदर भी नॉर्मल लोग रहते हैं, या ऐसे गांव के लोग, जहां पर कैश विड्रॉल करने के लिए या किसी एक पर्सन से किसी अदर पर्सन को अमाउंट ट्रांसफर करने की फैसिलिटी उनके पास में नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ कि सर XYZ करके एक पर्सन है, XYZ करके एक पर्सन है, उसने क्या किया सर? एक CSC सेंटर ओपन किया हुआ। तो राम क्या हुआ? राम गया सर XYZ सेंटर के पास में, जहां पर श्याम बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था सर? श्याम बैठा हुआ था। राम गया श्याम के पास में और श्याम को बोला कि भाई साहब एक काम है, आप कर लोगे क्या? उन्होंने बोला यस, क्या काम है बताइए। कि मेरी मम्मी के अकाउंट में 5,000 रुपीज ट्रांसफर करना है। मेरी मम्मी के अकाउंट में 5,000 रुपीज ट्रांसफर करना है। उसने बोला यस, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया? मिस्टर श्याम को 5,000 कैश में पेमेंट किया, और एक अकाउंट नंबर दिया मम्मी का, जिस अकाउंट में 5,000 रुपीज ट्रांसफर करने थे। तो श्याम ने क्या किया? श्याम ने उससे 5,000 रुपये लिए और अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब सर ये पैसा था किसका? ये जो पैसा था, ये मिस्टर राम का था, और राम के मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर किया। लेकिन इसके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये इसके पास से गए। अगर इसके पास में गए तो या तो वो किसी और अदर पर्सन से रिसीव करेगा तो उसके अकाउंट में जमा होंगे, या फिर ये 5,000 रुपये वो क्या करेगा सर? कैश डिपॉजिट कराएगा बैंक में, तब जाके उसका अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा। बार बार किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो अकाउंट में तो पैसे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा? या तो वो कैश डिपॉजिट करेगा, या फिर वो किसी अदर पर्सन के पैसे आएंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन हुआ ये कि किसी से 5,000 रुपये कैश लिए और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब साथ में उसने बोला कि एक काम करो सर, ये जो 5,000 रुपीज किए है ना, तो 50 रुपया कमीशन दे लगेगा, या फिर 100 रुपया कमीशन लगेगा। जो भी नॉर्मल कमीशन की एक रेट होती है 1%, 0.50, बहुत मिनिमम कमीशन यहां पर मिलता है। तो 100 रुपये के लिए उसने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज इधर से इधर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। एक पर्सन उनके पास में आया कि मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है, तो आप मुझे 10,000 रुपीज कैश दे दो। क्या दे दो? 10,000 रुपीज वो मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो आप मुझे 10,000 रुपीज कैश दे दो। तो सर सामने वाले पर्सन ने
श्याम जो कि सीएससी सेंटर ऑपरेट करता है उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज ट्रांसफर किए और इस पर्सन ने 10,000 रुपीज कैश उस पर्सन को दे दिया। श्याम ने, जो भी पर्सन आया था, उस पर्सन को 10,000 रुपीज दे दिया। अब बीच में उसने बोला कि सर 200 रुपए का कमीशन लगेगा या फिर 100 रुपए का कमीशन लगेगा। तो यहां पर जो उसकी इनकम हुई, यानी कि सीएससी सेंटर वाले की जो इनकम हुई, वो इनकम उसकी कमीशन की इनकम हुई। कौन सी इनकम हुई? कमीशन। साथ में सीएससी सेंटर वाले क्या कराते हैं सर? प्रिंट आउट निकलवाते हैं, तो वहां से उसकी इनकम होती है। सर आधार कार्ड अपडेट कराते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से इनकम हो रही है। सर पैन कार्ड बनवाते हैं, सर वहां से इनकम हो रही है। या फिर और अदर गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी, जैसे एमपी ऑनलाइन से एग्जाम के फॉर्म, ये वो बहुत सारी चीजें होती है जो एक, जैसे हमारा अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में एमपी ऑनलाइन है, जो एमपी ऑनलाइन है वो पर्सन इस तरह के काम करते हैं। तो यहां पर सर अलग अलग टाइप से ये इनकम और भी उनकी होती है। तो ये जो इनकम होती है ये तो उनकी बिजनेस इनकम मानी जाती है सर। लेकिन सीएससी सेंटर से उसके अकाउंट में फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। जब बैंक में इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिलती है। बैंक वाले क्या करते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देते हैं कि इस पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट से इतने ट्रांजैक्शन किया। तो फॉर एग्जांपल उसने 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जो उसके AIS रिपोर्ट के अंदर शो करेगा। वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। AIS रिपोर्ट के अंदर वहां पर शो करेगा कि इस पर्सन ने इसने ट्रांजैक्शन किया हुआ। अब सर ध्यान से समझने की जरूरत है। अब सर ये जो पर्सन है उसने 1 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए, अब उसका टर्नओवर क्या होगा सर? क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर नहीं करवाना होगा? अब ये सर 1 करोड़ के उसने जो ट्रांजैक्शन किए, इधर से लिया उधर दिया, ये बहुत सारा उसने किया, लेकिन क्या ये पैसे उसके थे? आंसर इज नो, ये पैसे उसके नहीं थे। तो उसके कौन से पैसे थे? उसने क्या कमाया? सर 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के हिसाब से उसने 1 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए सर? पूरे साल उसने 1 लाख रुपए कमाए, तो उसका टर्नओवर कितना होगा? 1 लाख रुपए। क्या उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा? आंसर इज नो। चाहे उसका टर्नओवर 1 करोड़ क्यों नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि उसका टर्नओवर सर 20 लाख रुपए से क्रॉस नहीं करा है प्रोफेशन के केसेस में। यहां पर जो 1 करोड़ रुपए के जो ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट से हुए हैं वो तो किसी से लेन देन के लिए हुए, सीएससी सेंटर्स ऑपरेट कर रहा है वो, तो उसके लिए यह ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो यहां पर उसका जो टर्नओवर माना जाएगा ये 1 लाख रुपए का माना जाएगा। क्लियर? अब सर उसके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है? यहां पर उसके लिए जो इनकम है वो इनकम उसकी कमीशन की इनकम है। तो कमीशन की इनकम के लिए नॉर्मली ITR 4 फाइल हम नहीं कर सकते सेक्शन 44 AD ऑप्ट करके, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी है, लेकिन आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फाइल करना होता है सर ITR 3। कौन सा फॉर्म फाइल करना है? ITR 3। अब ITR 3 के अंदर क्या उसको अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड है सर? आंसर इज नो। सर वो पर्सन अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या उसके पास में प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट होगी? अगर होगी तो आप इंटर कीजिएगा, पुट कीजिएगा डेटा, अगर नहीं होगी तो आप मत कीजिएगा। क्लियर हो रही है बात? तो फॉर एग्जाम्पल आज के हम इस सेशन के अंदर कवर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है हमारे पास में, वो पर्सन क्या करता है सर? एक उसकी इनकम हो रही है सैलरी से, जहां पर उसको अलग अलग बाइफर्केशन मिल रहा है कि उसका इतना DA है, उतना HRA है और अदर अलाउंसेस है, कुछ डिडक्शंस उसके हुए हैं। साथ में ये जो कमीशन की इनकम है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हुए, ये इनकम उसकी हो रही है। साथ में उसने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात है यहां पे, और साथ में उसके अदर सोर्सेज भी है, यानी कि उसकी 4 हेड से इनकम इस बार हो रही है। और इन 4 हेड्स की इनकम के आधार पर हमें फाइल करना होगा ITR 3। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे सर? ITR 3। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि सर ITR 3 किस तरह से फाइल किया जाता है।
क्लाइंट के 26 एएस एआईएस रिपोर्ट, सैलरी शीट या फिर उसका जो शेयर मार्केट में उसने इन्वेस्ट किया है वहां से कुछ रिपोर्ट्स हमको मिलती है, वो सब कैसे मिलती है, यह सब अब हम आने वाले लेक्चर्स यानी कि अब हम उसको कवर करता है। यहां तक आपको इजीली समझ में आ रही है चीजें कि सीएससी सेंटर्स क्या होता है, वो किस तरह से रन करता है। चलिए अब सर हमारे पास में कुछ चीजें ऐसी है कि हाँ चल सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक पर्सन है और उस पर्सन का ये है फॉर 26 एएस फाइनेंशियल ईयर 25-26 की हम बात कर रहे हैं और 26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर ये है सर उनका 26 एएस। तो 26 एएस के अंदर उनकी कोई भी डिटेल्स यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है सर? किसी भी पर्सन ने उनका टीडीएस डिटेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहां पर उनकी कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो हम इसको यहां पे क्रॉस कर लेते हैं। क्लियर हो गया? चलो दूसरी रिपोर्ट्स आपको यहां पर दिख रही है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके बैंक में वो हुए हैं। देखो यहां पर दिख रहे हैं 60,000, 40,000, 80,000, 5630, 2797। ये क्या हो रहा है सर? ये उसके बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डे वाइज यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसकी बैंक से हो रहे हैं। फेडरल, एचडीएफसी, एसबीआई, ये इस तरह से उसके अलग अलग ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट्स में हो रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है सर? ये एक सीएससी सेंटर्स ऑपरेट कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हो रहा है। साथ में ये है सर उसकी सैलरी का स्टेटमेंट, वो एक जॉब भी करता है साथ में, तो उसकी वहां से सैलरी आती है। स्कूल में एज ए टीचर है या फिर कोई भी है असिस्टेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 इसमें क्या मिल रहा है सर? मार्च से लेके फेब तक 12 मंथ है, जहां पर उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है और कोई अदर अलाउंसेस, एमए करके कोई अदर अलाउंसेस मिल रहा है। ग्रॉस पे उसका इतना है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया है, प्रोफेशनल फंड यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड यहाँ पर डिडक्ट किया रहा है। टोटल डिडक्शंस उसका इतना है और अल्टीमेटली लास्ट में उसको जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है सर 4,82,060। तो ये उसकी सैलरी से इनकम हो रही है। ये उनका फॉर्म 16 है सर नॉर्मली, तो यहाँ पर ये फॉर्म 16 है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। साथ में यहां पर सर ये उनका शेयर की तरफ से है, उन्होंने कुछ शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहां पे अगर उसका अपन स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर दिख रहा है 6404, लॉन्ग टर्म में 5.95 का लॉस चल रहा है। बाकी और कुछ भी उसने ना तो इंट्राडे किया है ना एफआईओ किया हुआ है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की बात आएगी, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉस है। तो यहां पर आपको कुछ डिटेल्स उनकी इस तरह से मिलेगी आपको यहां पे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि सर इसकी रिपोर्टिंग हमको कैसे करनी है। क्वांटिटी उन्होंने बाय की है, बाय डेट यहां पर आई है, बाय प्राइस है, बाय वैल्यू है, सेल डेट है, सेल प्राइस है, सेल्स वैल्यू है और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये आपका 2404.71 ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ओवरऑल इस ईयर में यानी कि 2025-26 में ये प्रॉफिट उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड उन्होंने किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में उसके पास में सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे सर बाय डेट में आती है, तो यहाँ पे उनका लॉस था। बाकी और भी कुछ भी चीजें उनकी रिटर्न्स के अंदर नहीं है। अब हम चलते हैं सर इनके पोर्टल पे, और पोर्टल पे चलने के बाद हम यहाँ पर सर एक नई इनकम टैक्स की साइट ओपन करते हैं और इनकम टैक्स की साइट ओपन करने के बाद हम चलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब इसका कंप्यूटेशन भी किस तरह से प्रिपेयर करेंगे ये भी हम प्रैक्टिकल आज इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप किसी भी पर्सन का रिटर्न फाइल करोगे तो वो उसके लिए आपके लिए सही होगा। चलिए तो यहाँ पर सर मैं कुछ रजिस्ट्रेशन मतलब इंटर कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड इस तरह से रहते हैं तो अपन किसी का शेयर नहीं करें तो अच्छा है। 5306 ठीक है, ये उनका पैन नंबर हो गया सर। फिर हम इनको क्या करते हैं, पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर क्या किया सर, हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद 26 एस तो हमने चेक कर लिया, उसमें कुछ भी नहीं है। हम एआईएस चेक करेंगे। एआईएस से हमको ये पता चल जाता है कि आखिर में उस पर्सन ने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किया है। सबसे पहले हम टैक्स इंफॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर उनको सर 9 रुपीज का डिविडेंड भी आया। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 9 रुपीज का डिविडेंड है। सेविंग बैंक अकाउंट से 1581 इंटरेस्ट आया है। डिपॉजिट से 125 है। सेल ऑफ सिक्योरिटी
26,242। अब इसको हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, अगर 26,242 के टोटल सेल्स है उनकी, तो ये क्या सेल्स वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है क्या? यहाँ से सेल्स तो नहीं मैच कर रही है। देखो यहाँ पर जो सेल्स वैल्यू आ रही है 26,242 और यहाँ की जो सेल्स वैल्यू है ये 51,301 है। कहीं ना कहीं ये वाला जो सिस्टम है, शायद मुझे हिसाब से ये थोड़ा सही नहीं हो सकता है। 21,775 एंड 4,467, तो ये भी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। इट्स ओके, हमें इसके ऊपर नहीं जाना है। हमारे पास में जो एक्चुअल ब्रोकर की जो रिपोर्ट्स होती है वो। अब से आप ध्यान से समझना, यहां पर आपको दिख रहा है सर 65,43,42,139, ये यहां पर सर मिसलेनियस पेमेंट हुआ है, ये पेमेंट यहां पर हुए हैं। तो इन पेमेंट्स को हमें देखना होगा कि ये एक सीएससी सेंटर ऑपरेट करते हैं जो उनके अकाउंट से इस तरह के पेमेंट काम हुआ है। ठीक है, चलो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एआईएस की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन आपको इस तरह से दिखेंगे, किस किस का इंटरेस्ट कैसे कैसे आया है, यहाँ पर आपने कैसे कैसे सेल्स किए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 21,775, 14, चलो ठीक है, कोई रेट क्वांटिटी 13, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, हम तो हमारे उसके हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह की कुछ डिटेल्स, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड डिपेंडेंट और अदर इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा कुछ भी यहाँ पर है। तो ये क्या किया सर, हमने एआईएस चेक कर लिया ताकि हमको ये क्लियरिटी हो जाए कि हाँ इस पर्सन की कौन कौन सी इनकम और हो रही है जो हमें शो करनी है। चलिए अब हम चलते हैं सर पोर्टल पे, और पोर्टल पे हम फाइल करते हैं 2627, ऑनलाइन के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के ऑप्शंस पर जाएंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन है इसलिए हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे सर ITR 3 और प्रोसीड विद ITR 3, इस ऑप्शन को यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ कवर किया हुआ है, इसलिए मैं आज आपको इतना टाइम यहाँ पर नहीं लूंगा कि इन चीज़ों में आपको क्या क्या करना। जनरल इंफॉर्मेशन का, बैलेंस शीट का, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, PNL, ये हमने ITR 3 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसलिए हम इसको करते हैं। हमारे लिए कौन कौन से शेड्यूल एप्लीकेबल होंगे, तो सबसे पहला जनरल इंफॉर्मेशन का शेड्यूल है, मैंडेटरी है, इट्स ओके। इनकम के अंदर हम जाएंगे तो हमारे केसेस में सर सैलरी है, तो हम यहाँ पर सैलरी के केसेस में जाएंगे। कैपिटल गेन भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉस है वो भी है। VDA नहीं है, अदर सोर्सेज है सर, स्पेशल रेट इनकम्स, IF रिगार्डिंग पार्टनरशिप, ये भी तो हमारे केसेस में नहीं है। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पर जाएंगे बिजनेस की, तो बिजनेस में बैलेंस शीट मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, जो जो मैंडेटरी है ये हमें नहीं डालना है, ये भी मैंडेटरी है, बाकी कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं। GST में हम रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, यानी ये वाला शेड्यूल फिल नहीं करेंगे। डेप्रिशिएशन हमारे लिए नहीं है सर, तो डिडक्शंस भी हमारे लिए नहीं है, कोई भी डिडक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों को कर देंगे। सबसे ये वाला तो मैंडेटरी है इसलिए इट्स ओके। चलो टैक्स चारों ये वाला नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, बाकी 3 मैंडेटरी है। अदर्स में जो जो मैंडेटरी है, AMT इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैंडेटरी है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, स्किप क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। क्लियर है, चल सबसे पहले हम जाएंगे सर जनरल इंफॉर्मेशन पे। ओके, मैं शायद स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, देखो यहाँ तक तो सब कुछ किया हुआ था, स्क्रीन शायद आपको शो हुई हो या नहीं हुई है वो सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर दिया था, इतना ही सब कुछ था। हमने बस अभी क्या हुआ, शेड्यूल सेलेक्ट किया हुआ। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने स्क्रीन तो शो नहीं हो रही थी, आपने क्या कर दिया, तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ शेड्यूल को सेलेक्ट किया था। ठीक है, शेड्यूल कौन सा सेलेक्ट करना है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है, तो ध्यान से समझना। चलो सबसे पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। इंडिविजुअल पर्सन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। अब एक और चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाना है और यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर जाना है। सेकेंडरी एड्रेस जो होता है यहाँ पे, इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस सेम है, तो ये करना जरूरी है। अदरवाइज जब आप लास्ट में रिटर्न को वेरीफाई करने जाओगे तब आपको ये इश्यू आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा और फिर उसको आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा।
इसके बाद सर फाइलिंग स्टेटस पे हमें जाना है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि सर ये ITR 3 फाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए ड्यू डेट कौन सी है, 31 अगस्त है। डू यू हैव इनकम फ्रॉम करंट ईयर, बिजनेस की इनकम है, हाँ है। हमने कोई 10AI फॉर्म फाइल नहीं किया हुआ है, ये भी नहीं किया हुआ है सर, ठीक है। और रेजिडेंसी स्टेटस आपका क्या है सर, रेजिडेंट है। यहाँ पर भी सर आपको 182 डेज से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, इसलिए वो रजिस्टर्ड है। 115H कोई भी नहीं है सर, कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी कुछ भी नहीं है, इक्विटी शेयर भी हमने होल्ड नहीं किए हुआ है। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस जनरल इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल के अंदर डिटेल में कवर किया हुआ था, ठीक है। चलो जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। आर यू लाइबल टू मेंटेन, हम यस कर देते हैं, बाकी सब चीज़ों में नो है। हमारा टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, और 44AB ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है हम। नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर CSC सेंटर्स वाले के लिए, नेचर ऑफ बिजनेस इंटर करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर सर नेचर ऑफ बिजनेस इंटर करने के लिए मैंने कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए। वो नोट्स कौन से हैं, जस्ट मैं आपको ओपन करा देता हूं। आई होप कि यहाँ पर आपको नोट्स विजिबल हो रहे होंगे। ये नोट्स है, ये आपके वीडियो के नीचे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये नोट्स दिख जाएंगे, पूरे हिंदी में है, आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहे हैं लेकिन हिंदी लैंग्वेज में। अब आपको यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, 9005 जनरल कमीशन एजेंट। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे 1009, ये वाला 10, सॉरी 09005 है, ठीक है। 09005 है। हम नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 09 वाला, ये रहा 09005, ये वाला ऑप्शन। क्लियर। यहां पर आपने क्या सेलेक्ट किया, जनरल कमीशन एजेंट, कमीशन ब्रोकर एंड ऑक्शनर। ट्रेड नेम में आपको क्या लिखना है, CSC सेंटर, ये जो लिखा है वही आपको लिखना है, ताकि सामने वाले को क्लियर होए कि अभी आप ये वाला सेंटर ओपन कर रहे हैं और आपके अकाउंट में इतना पैसा क्यों आ रहा है, ठीक है। कैश फॉर कमीशन, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख दिया, डिस्क्रिप्शन इंटर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहां पर सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि सामने वाले पर्सन को पता चलेगा कि हाँ सर ये इस तरह से ये ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ बिजनेस भी डाल दिया, अगर आपका कोई और नेचर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमने डाल दी है, बैंक डिटेल्स आपका वैलिडेट होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर ऐड होना चाहिए और वो भी रिफंड के लिए नॉमिनेटेड होना चाहिए। अब हम यहाँ पर करेंगे सर कंफर्म, यानी कि हमारा जो फर्स्ट जनरल शेड्यूल है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये शेड्यूल्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, उसको थोड़ा सा सेव होने में टाइम लग रहा है, लोडिंग हो रही है। तो ये वाला जो शेड्यूल्स था हमारा, ये शेड्यूल्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सर बैलेंस शीट। अब सर ध्यान से समझना, ये जो पर्सन है, ये पर्सन कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के साथ साथ में उनके क्या है, ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो सोर्सेज ऑफ फंड में हम यहाँ पर जाएंगे और सोर्सेज ऑफ फंड में हम यहाँ पर देखेंगे कि सर प्रोप्राइटरशिप फंड है, क्या है, प्रोप्राइटरशिप फंड है। तो एडिट के ऑप्शंस पर जाना है और एडिट के ऑप्शंस में प्रोप्राइटरशिप फंड में जाना है। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेंगे ताकि 1,00,000 रुपए का हमारा यहाँ पर सर क्या है, बैलेंस है। बस ये प्रोप्राइटरशिप कैपिटल, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करनी है। और साथ में एप्लीकेशन ऑफ फंड हमारा होना चाहिए, तो वो भी हम क्या करेंगे, अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे कोई भी चीज़। यहाँ पे अदर करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस विद बैंक, अगर आपका करंट अकाउंट है उसमें बैंक बैलेंस है तो हम यहाँ पर एक चीज़ ये डाल देते हैं। देखो ये बैंक जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपको प्रॉपर तरीके से बैंक स्टेटमेंट को देख के आपको एंटर करना है, ये चीज़ ध्यान से समझनी है। या फिर हम इस चीज़ को अभी 0 कर देते हैं और अदर में हम डाल देते हैं 1,00,000 रुपया। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ये दोनों मैच हो जाएंगे।
तो ये क्या हो गया सर, आपके दोनों मैच हो गए, 1-1 लाख रुपया। अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो तो यहां पर भी फिगर आप डाल सकते हो, संडे डेटर्स 0-0 करके आप डाल सकते हो, अगर आप प्रॉपर आपके पास में कोई भी बैलेंस शीट का डेटा नहीं है तो यहां पर आप कंफर्म कर लेंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट का शेड्यूल है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग है नहीं, क्योंकि सीएससी सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम यहां पे कंफर्म के ऑप्शंस पर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो ये चीजें यहां पर कवर होती है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो यहाँ पर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के केसेस में आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से समझनी है, अगर आप कोई ऐसा जैसे अदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने अब ये बताया था आपको कि आप पैन कार्ड बनवा रहे हो, आप कोई भी अदर गवर्नमेंट सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हो, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो ऐसे कैसे जो भी आपकी इनकम होगी वो इनकम आपको ग्रॉस सीसी प्रोफेशन के अंदर आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। क्लियर है? तो हमारे केसेस में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सीएससी सेंटर वालों के लिए ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, साथ में सैलरी इनकम है, इसलिए हम बाकी के अदर चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा सर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हमने कोई भी अमाउंट इंटर नहीं किया हुआ है, ना परचेस के फिगर डाला है, तो वहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो यहां पर हम जाएंगे एडिट के ऑप्शंस पे, और एडिट के ऑप्शंस पे अदर इनकम में यहां पर हम डालेंगे कमीशन। तो यहां पर जैसे उस पर्सन के ट्रांजेक्शन हुए हैं 68 लाख के, तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 68 लाख के जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो 68 यानी कि 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज के इनके क्या है, ये कमीशन उनका हुआ होगा। और ज्यादा फिगर डाल देते हैं क्योंकि ज्यादा कोई लोड नहीं है, ताकि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो 90,000 रुपीज हम डाल देते हैं कमीशन, बाकी और कुछ भी इनके केसेस में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम कर लेते हैं सर सेव। तो सेव करने के बाद यहां पर हमने सेव कर लिया। ये जो था ये पीएनएल था, पीएनएल के अंदर आपकी ये इनकम आ गई सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 90,000। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम कर लेंगे सर कंफर्म। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इन पर्सन के लिए, ये जिस पर्सन का हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके और कोई भी बिजनेस इनकम नहीं हो रही है, सिर्फ इतना हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, मर्केंटाइज यहाँ पे नो और इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो वो आप यहाँ पे अभी नो चल रहा है, तो आप इसको अभी सिंपल यस करेक्ट कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करके कर दीजिए। बाकी इसको अगर आपको प्रॉपर रीड करना है, कुछ ऐसा है तो वो कर, क्योंकि हमारे केसेस में अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इतनी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चल अब हम चलेंगे सर सैलरी के शेड्यूल पे। तो यहाँ पर हम सैलरी के शेड्यूल पर जाते हैं। तो सैलरी के शेड्यूल पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी दिखेगी। ग्रॉस सैलरी के अंदर आपको ब्रेकअप डालने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयर आ रहा है, तो वो नेम ऑफ एम्प्लॉयर हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यही है सर नेम ऑफ एम्प्लॉयर, उनके कौन से हैं एम्प्लॉय, यही हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉयर काशीपुर प्राइमरी। ठीक है, चलो सेलेक्ट नेचर ऑफ एम्प्लॉय में सर ये है अदर है, कोई नहीं है। अब यहाँ पर सर 10 नंबर उनका डालना जरूरी है जिनका पर्सन से जो भी अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर में यहाँ पर हम डाल देंगे सर ये कहाँ के हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं, तो वेस्ट बंगाल लाग लेते हैं। ठीक है, ये भी सेम टू सेम बंगाल ही आता है ना, ये आता होगा। चलो सेलेक्ट, ये भी सर वेस्ट बंगाल है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे। ये बंगाल है वेस्ट, ये रहा वाला। चलो ठीक है, पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम पिन कोड नंबर उनका देख लेते हैं, क्योंकि पिन कोड नंबर उनके एड्रेस में यहाँ पर मिल जाना चाहिए।
जस्ट सेकेंड। एक मिनट, उनके वहां पर देख लेते हैं, हमें 26S से पता चल जाएगा। सेवन 42189 742189। चलो, तो ये हमने पिन कोड नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, एड ब्रेकअप करेंगे। नेचर ऑफ सैलरी हमको यहाँ पर एंटर करनी है बेसिक सैलरी। तो उनकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि सर उनकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उनकी बेसिक सैलरी है सर 4,10,000 रुपये। तो एक एक आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, क्योंकि हम फाइल कर रहे हैं ITR 3, और ITR 3 के अंदर ये सभी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आता है। अगर आपके केसेस में ये सब सेपरेटली शो नहीं किया हुआ है तो एक सिर्फ बेसिक सैलरी के अंदर आप पूरा अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे एड अनदर के ऑप्शन पे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सर DNS अलाउंसेस। तो DNS अलाउंसेस उनको मिल रहा है सर 72460, 72460। एड अनदर के ऑप्शंस पर जाएंगे, फिर आपको मिल रहा है सर HRA। ठीक है, तो एड अनदर के ऑप्शंस पर जाएंगे, अब आपको मिल रहा है सर HRA। तो HRA का फिगर यहाँ पर हम डालेंगे सर, कितना है 49200। इसके बाद एड अनदर के ऑप्शंस पर जाएंगे। HRA के अलावा अदर अलाउंसेस हैं ये कुछ 6000 के, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे सर अदर में। MA करके कोई है तो वहां पर फिगर हम डाल देंगे सर 6000 रुपीज। एंड साथ में अब इतना ही है, और यहाँ पर कुछ उनको बोनस भी मिला हुआ है 6800 का, तो वो भी करेंगे सर। यहाँ पर देखो बोनस का शायद कोई भी ऑप्शंस नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ग्रेजुएटी, फीस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी ये है, तो हम अदर में इसको डाल देते हैं बोनस। और कितना अमाउंट है ये आपको दिख रहा है 6800। ठीक है, तो टोटल आपकी सैलरी हो गई सर 5,44,460, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। न्यू टैक्स एग्जाम के हिसाब से दिख रहे हैं, तो ना तो प्रोफेशनल टैक्स का, प्रोविडेंट फंड का कोई भी आपको यहाँ पर डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो बाकी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये ग्रॉस सैलरी हमारी सर आ गई। सेव के ऑप्शंस पर जाइएगा और उसको आप सेव कर लीजिएगा। सैलरी के शेड्यूल्स में अभी आपको फिलहाल इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। 75,000 रुपीज का सर हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल रहा है, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो नेट सैलरी की इनकम आ गई वो आ गई सर 469,460। तो यहाँ पर हम सर करेंगे कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सर हमारा ये सैलरी का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सर कैपिटल गेन की तरफ। और कैपिटल गेन में सर हमारे पास में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर आपको 3rd नंबर पॉइंट से वहां पर आपको एंटर करना है। तो एड अनदर के ऑप्शंस पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे 111A। फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी है, तो ये हमने पोर्टल पर अभी हमने देखा था यहाँ पे। तो ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन आप यहाँ पर इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये है सर 51,301। तो 51,301 ये आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। और सेल्स प्राइस कितना है, ये रहा। बाय वैल्यू कितनी है सर 44,896.49, 44,896। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। और कोई एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस उनको मिलते हैं। अगर हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल गेन के अंदर एसटीटी का आपको यहाँ पर सर डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, बाकी सभी डिडक्शंस आपको मिलेंगे। और अदर चार्जेस कुछ है, अगर डीपी चार्जेस है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी जो एसटीटी का डिडक्शन है वो नहीं मिलता। हमारे केसेस बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, इसलिए हम इस एक्सपेंसेस को अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 6,405 रुपीज का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अब हम चलेंगे लॉन्ग टर्म की तरफ। अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ कर रहे हैं तो सर यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर आपको इंटर करनी होती है, BFLA को देख के, वो हम बाद में करेंगे। वो पूरा हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर एक कुछ भी एरर आएगी तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे सर। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं।
इस ऑप्शन को किस तरह से फिल करना है वो भी हम देखेंगे। चल, इसके बाद लॉन्ग टर्म अगर है तो हमारे केसेस में हम तो वो भी फिल कर लेते हैं। एड अनदर के ऑप्शंस पर जाएंगे और 2018 के बाद सर परचेज किए हुए हैं, तो यहाँ पर फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी है। देखो छोटा सा अमाउंट है, लेकिन इंटर करना, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। चल, तो एक ही फिगर है 392.15, तो यहाँ पर 392। चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 398। भाई ने एक ही लॉन्ग टर्म किया था, उसमें भी 5 रुपये का लॉस खा गया, 6 रुपये का। इट्स ओके। चल, बस इतना ही है, बाकी कोई भी इनके एक्सपेंसेस है, उन एक्सपेंसेस की डिटेल्स अभी हमको यहाँ पे पुट नहीं करने हैं। तो ये हमने यहाँ पर इंटर कर लिया है। ये था सर लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर की बात की थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। बाकी उन्होंने कोई इंट्राडे नहीं किया और बाकी कुछ भी नहीं किया। तो ये शेड्यूल्स हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो अदर सोर्सेज में हमारे कुछ डिटेल्स इनकम है, तो वो हम यहाँ पर, क्या हो गया इसको, हाँ चल, तो ग्रॉस इनकम में आपको यहाँ पर दिख रही है। देखो, एक आपकी डिविडेंड आ गई 9 रुपीज़ की, जो कि आपके उसमें दिख रही थी। इंटरेस्ट एंड ग्रॉस 1706 रुपया, ये भी आपके इस केसेस में आ गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ओके कट गया। अच्छा, तो जो हमारे उसमें दिख रहा था वो यहाँ पर आ चुकी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पर जाना है। अब एक और चीज़, ये जो 9 रुपीज़ जो आपके आए हैं, ये जो 9 रुपीज़ आए हैं, ये आपको कहाँ पे शो करना है, तो ये हम मान के लेते हैं कि यहीं पर आपके फर्स्ट क्वार्टर में ही आए होंगे। ठीक है, बाकी सब तो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आए होंगे, इस वजह से हम यहाँ पर इस कॉलम में सेव कर लेते हैं। तो ये देना जरूरी है कि जो 9 रुपीज़ का आपका जो डिविडेंड आया है वो कौन से क्वार्टर में आया था, तो वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये करंट ईयर लॉस एडजस्टमेंट है। अगर आपके कोई भी लॉसेज है किसी अदर हेड के सामने सेट ऑफ होते हैं, तो जैसे हमारी सैलरी से इनकम आई, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से आई है 90,000, और ये है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6.05। तो यहाँ पर आपका जो लॉस है लॉन्ग टर्म का, जो 6 रुपये का जो लॉस है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो एडजस्टमेंट आपके यहाँ पर नहीं होगा। अगर शॉर्ट टर्म लॉस होता और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता तो यहाँ पर आपका कुछ एडजस्टमेंट होता, लेकिन यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बाकी यहाँ पर हम इसको कर लेंगे कंफर्म, तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। अब ये जो 6 रुपीज़ का जो लॉस है, इस लॉस को क्या करना है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है सर, BFL। अब आप यह चीज़ समझनी है कि यहाँ पर आपको जो 9 रुपीज़ का कैपिटल गेन था, ये सब चीज़ें यहाँ पर 1705 रुपये में, ये नॉर्मल एप्लीकेबल रेट था 1715। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्या कर लेनी है सर, कंफर्म कर लेनी है। ठीक है, और करंट ईयर जो भी लॉस है कैरी फॉरवर्ड करना है, या प्रीवियस ईयर के कुछ लॉस थे जो इस साल के आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और इस साल का अगर कोई लॉस है तो वो है 25-26। तो ये भी कोई भी यहाँ पर नहीं है, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं कंफर्म। करंट ईयर लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए था। तो यहाँ पर इतने सारे शेड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। AMTS में हमारे केसेस में सर कुछ भी ऐसा AMTS का कोई केस नहीं है। टैक्स अंडर प्रोविजंस ये बन रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पर जाएंगे। चलो, चार्जेबल स्पेशल रेट, स्पेशल रेट से आपकी कौन सी इनकम है, एक ही इनकम है जो कि है आपकी 6405, जो कि 20% के हिसाब से शॉर्ट टर्म है, तो 20% के हिसाब से, बाकी कोई भी इनकम आपकी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल रेट की इनकम है जहाँ पर आपके स्लेब रेट के अलावा टैक्स लगता है। चाहे आपका 12 लाख रुपए से कम की इनकम है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ पर 20% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इंटर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कंफर्म के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिडक्शंस अगर आपके केसेस में नहीं है, तो हमारे केसेस में कोई भी डिडक्शंस नहीं है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे सर कंफर्म। एंड अब यहाँ पर सर आपको एक और शेड्यूल है BP का। तो BP के शेड्यूल्स में आपकी यहाँ पर क्या आ रही है सर, 90,000 की है। इंटर हेड एडजस्टमेंट अगर आपके कुछ है तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस साल कोई भी एडजस्टमेंट आपके बिजनेस से कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम जाएंगे सर कंफर्म के ऑप्शंस पे।
अब जो डिविडेंड हमने 9 रुपीज का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में डिविडेंड डाला हुआ, उसकी एक एरर आएगी, जो एरर में आपको बाद में आएगी, उस समय अपन समझेंगे। चलो, तो अब आते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर। तो यहाँ पर सर सैलरी से आपकी इनकम 4,69,000 है, 90,000 रुपीज आपका बिजनेस से प्रोफेशन से है, कैपिटल गेन से आपके 6450 है, 175 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, 5,67,580 के यहाँ पर टोटल इनकम है, 6405 आप ये मान के चलिए, और कंफर्म के ऑप्शंस पर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, टैक्स पेड आपका जो कुछ भी हुआ होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा सर, तो कोई भी टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट उनका नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कंफर्म के ऑप्शंस पर जाएंगे, एंड अब लास्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपकी पूरी इनकम के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन ये करेगा। अच्छा, तो अब यहां पर सर उनका जो टैक्स आ रहा है वो 1332 रुपए का आ रहा है, 1330 रुपए का ये जो है ये टैक्स आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको पे लेटर करते हैं, और पे लेटर करने के बाद हम क्या करते हैं सर, रिटर्न फाइल करेंगे। अब देखो कुछ एरर आएगी, वो क्या एरर आएगी उस एरर को हम अभी समझेंगे। सेल्फ के ऑप्शंस पे ठीक है, प्रोसीड टू वेलिडेशन करते हैं। अब यहां पर समझो, देखो क्या आई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% इंडर वैल्यू 5 VI शेड्यूल BF LA इफ NA इन शेड्यूल कैपिटल गेन ब्रेकअप ऑफ द ऑल क्वार्टर्स नॉट इक्वल टू वैल्यू फ्रॉम VI ऑफ द BF LA। अब यहां पर सर हमको BF LA का जो शेड्यूल है उसमें हमको जाना होगा। ठीक है, अब यहां पर BF LA का जो शेड्यूल है, ये वाला शेड्यूल है, उसमें हमको क्या करना है, जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है उसको आपको क्वार्टरली वाइज दिखाना पड़ेगा। कब दिखाना पड़ेगा सर, क्वार्टर वाइज। इसके अंदर जो डिटेल्स आपको दिख रही है वो, चल, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो यहां पर ये जो दिख रहा है करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, कितनी इनकम आ रही है सर, 6405। चलो, तो यहां पर कितनी इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, 6405 है। तो इसको कहां पे शो करना है, समझना उसको, रिटर्न समरी में यहां पे ये वाला जो शेड्यूल है उसमें सबसे लास्ट में ये, यहां पर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% इंटर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा 65,06405 यही अमाउंट था, ये पूरा अमाउंट हम फर्स्ट क्वार्टर में ही डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअल में ये कौन से क्वार्टर में इसकी इनकम हुई थी। तो बेस्ट तरीका ये रहता है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही आप इसको डाल दें, ताकि आपके लिए सही रहेगा। क्लियर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये वाला है। तो इसके लिए अब यहां पर आपको क्या करना है सर, कंफर्म कर लेना है। अब हम चलेंगे लास्ट में प्रोसीड टू वेलिडेशन पे। पोर्टल थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, यहां पर हमने क्लिक किया, प्रोसीड टू वेलिडेशन, वेलिडेशन सक्सेसफुल। अब आपको यहां पे जाना है सर प्रीव्यू पे, और जैसे आप प्रीव्यू पे जाएंगे आपका रिटर्न होगा। अब प्रोसीड टू वेलिडेशन, अब अगर इसका कंप्यूटेशन बनाना है तो देखो, कंप्यूटेशन बनाने के लिए आपको क्या, अच्छा एक और एरर क्या आ रही है, देखो साहब, इफ यू आर रिक्वायर्ड to prepare books of accounts and dividend income is reported in profit and loss account, please ensure consistent between dividend income reduced in schedule BP and dividend reported in schedule OS, please ignore if it not applicable। अब सर एक चीज समझना,
ये जो एरर आती है, हालांकि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि प्लीज इग्नोर इफ नॉट एप्लीकेबल। देखो, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेड, हमने क्या किया था जब हमने जनरल शेड्यूल्स की बात की थी, जनरल शेड्यूल्स के अंदर हमने लिया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे लिए मेंटेन करना जरूरी है। क्लियर? तो यहां पर बोल रहा है कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो इसके लिए जो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम भी आपको आपके बिजनेस के अंदर दिखानी है। कैसे दिखानी है उसको हम समझते हैं, ध्यान से समझना। मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से ये क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई भी इश्यू ना आए। तो हम चलेंगे सर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम जाएंगे और यहाँ पर क्रेडिट पे जाएंगे और क्रेडिट में हम इसको एडिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड इनकम भी शो हो रही है। यहाँ पर भी आपको डिविडेंड इनकम शो हो रही है। डिविडेंड इनकम कितनी है? 17 है फॉर एग्जाम्पल। कितनी है? 17 नहीं होगी, देख लेते हैं ना डिविडेंड इनकम कितनी है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। 9 है, सॉरी। तो 9 हमारी डिविडेंड इनकम है, तो हम यहाँ पर 9 रुपीज एंटर करेंगे। अब ध्यान से समझना सर, आप ये सोच रहे होंगे कि सर 9 रुपीज तो आपने डिविडेंड इनकम एज अ बिजनेस में भी दिखाया और 9 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी दिखाया। एक्चुअल में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद आपका एक और शेड्यूल है जहां पे आपकी पूरी बिजनेस की इनकम आती है। उस शेड्यूल के अंदर हमें क्या करना है, उस शेड्यूल के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमने बिजनेस इनकम दिखाई है वो भी इनकम हमने किसी अदर सोर्सेज में भी दिखाई है, ऐसा हमको यहाँ पे दिखाना है। तो ये आपके शेड्यूल बीपी, इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि ये कुछ चीजें जैसे इंटर हेड बिजनेस लॉस है, कंपटीशन, और यहाँ पे था डीई में जाएंगे, ये तो लॉस का है। जस्ट सेकेंड, चल जस्ट सेकेंड, एक्चुअली वो हेड कहाँ पे है इसको हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि वो क्या है कि वहां से हमको क्या होता है, कुछ चीजें हटानी पड़ती है। वो कहाँ पे है मैं एक बार और क्लियर कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे होगा, ओके। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। अमाउंट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, अमाउंट डेबिटेड टू लॉस अकाउंट, ये वाला होगा। चलो, यहाँ पे लिखा अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, यहाँ पर हमने जो 7 रुपीज का यानी कितना था, हाँ 9 रुपीज जो दिखाया वो दिखाया कि सर एनी अदर आइटम ऑफ इनकम। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं सर, ये जो अमाउंट है 9 रुपीज का, कि ये हमने किसी अदर सोर्सेस के इनकम में शो किया हुआ है। ये वाला यहाँ पर एनी अदर आइटम ऑफ इनकम्स में अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी, तो यहाँ पर ये जो 9 रुपीज का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से हट जाएगा और वो आपके कैपिटल यानी कि अदर सोर्सेज के हेड में वहां पर है, ऑलरेडी हमने जहां पर पुट किया हुआ। आई होप कि अब आपकी ये जो एरर है वो एरर आपकी अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन की तरफ हम मूव करते हैं। अभी क्या रिटर्न फाइल करने का टाइम चल रहा है, इस वजह से शायद मे बी वैलिडेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अभी हमें जाना है प्रीव्यू पे, और प्रीव्यू पे हम जाएंगे तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं कि सर एक्चुअल में जो एरर हमारी आ रही थी डिविडेंड को लेके, वो एरर अब आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ओके, यहाँ पर एक और एरर आ गई है। क्या आ रही है सर? बीपी शुड बी मिनिमम सम अमाउंट इंटर टू 5A डी ऑफ पार्ट ऑफ अदर इनकम्स। यहाँ पर कुछ न कुछ शायद अमाउंट इंटर होगा, ठीक है। यही कुछ अमाउंट शायद एरर है। विल नॉट बी अलाउड टू अपलोड द रिटर्न, काइंडली करेक्ट बिलो एरर इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। सीरियल नंबर 23 ऑफ बीपी शुड बी मिनिमम
ऑफ सम ऑफ अमाउंट इंटर एट सीरियल नंबर 5A to 5D पार्ट ओ आई अदर इनकम्स। चलो देखो कुछ न कुछ एरर यहाँ पर आती ही रहती है। ओ आई हमने यहाँ पर डाला था ना, ये इनकम, ये अमाउंट, जबकि वहां पर तो हमने डाल दिया है ये इनकम। चल तो अभी क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और फाइल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एरर है वो एरर इस वजह से आ रही है, डिविडेंड की एरर है। जब हम ITR 3 और किसी और पर्सन का फाइल करेंगे तो वहां पर और प्रॉपर तरीके से कन्फर्म करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आप ये रिटर्न्स OTP की तरह माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर। तो CSC सेंटर वालों की पहला मतलब इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल किया जाता है वो अब हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया। कंप्यूटेशन अगर आपको बनाना है तो कंप्यूटेशन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको नेम, उसका एड्रेस और परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देना। यहाँ पर सर उनकी सैलरी से इनकम है वो आ जाएगी। PGBP से 90,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर शो किया हुआ है तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कैपिटल गेन से आपकी कितनी इनकम हो रही है तो वो कैपिटल गेन आप यहाँ पर उनका ये शेड्यूल है ये फिल करेंगे, 11A के अंदर है। टोटल आपका जो भी ग्रॉस कंसिडरेशन है वो आ जाएगा। एक्सपेंसेस हमारे केसेस में 0 है तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो भी आपका प्रॉफिट है वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर ये फिगर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से बस आपको ये डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये कैपिटल गेन आए। अदर सोर्सेज की इनकम आप है तो आप यहाँ पर अदर सोर्सेज में जाएंगे। अदर सोर्सेज में यहाँ पर आप डालेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग ये और डिविडेंड इनकम 9 रुपीज़। ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम ये वाला इनके केसेस में नहीं होगा। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्यूटेशन प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर। चलो तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।